गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड का 10th लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। सूचना एवं संचार प्रगति की नई दिशा। ठीक है, आईसीटी जो रहता है तुम्हारा उसके ऊपर पढ़ने वाले हैं। इसमें से चार टॉपिक बताए। पहला दिया है संगणक के महत्वपूर्ण घटक, दूसरा विविध सॉफ्टवेयर, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सूचना संचार का महत्व, और चौथा दिया है संगणक क्षेत्र में अवसर। ठीक है, ये चार टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में उसको कहते हैं आईसीटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस संज्ञा में संचार के साधनों और अनेक उपयोगों के साथ ही उनका उपयोग करके दी जाने वाली सेवाओं भी समावेश होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण निर्मित होने वाली जानकारी का भंडार प्रचंड वेग से बढ़ रहा है। इन जानकारी के विस्फोट को नज़रअंदाज करने से हमारा ज्ञान काल बहाय से हो सकता है। ठीक है, क्या बताया इसके अंदर, पहले 1999 में जब गूगल बना था, ठीक है, मतलब गूगल उससे थोड़ा दिन पहले बना था, लेकिन तब बना था तभी बहुत कम मात्रा में तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन जो था, ठीक है, संचार सूचना जो थी वो सब बहुत कम मात्रा में थी। लेकिन अगर वही 2019 की मात्रा से करें तो वो 10,000 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, 10,000 गुना मतलब समझ लो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, वही भंडार मतलब जो उसके अंदर का जो चीज़ है, अभी कुछ भी चीज़ अगर तुम्हें ढूंढना होता है तो गूगल पे जाओ, कुछ भी चीज़ सर्च मारोगे तो तुरंत उसके बारे में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, विकीपीडिया या विकीमीडिया कुछ भी पूरे तरीके से उसके बारे में बता देता है। तो विज्ञान और तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, आईसीटी कंप्यूटर जो है वो बहुत बड़ा मतलब वरदान है हमारे लिए, और बहुत बड़ा कह सकते श्राप भी है, लेकिन उसके इस्तेमाल से हमें बराबर करना चाहिए। आगे कह दिया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन, संचार के लिए जानकारी निर्मित करना, उसकी वर्गीकरण करना, सूचना को संग्रहित करना, सूचना का व्यवस्थापन करना इत्यादि सभी क्रियाओं के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि टेलीफोन का उपयोग संभाषण द्वारा सूचना का लेन देन करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर क्या बताया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन के अंदर कि उसका निर्मित करना, ठीक है, संचार मतलब जानकारी पहले निर्मित करना पड़ता है, फिर उसका वर्गीकरण करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग ने बायो में साइंस 2 में देखा था कि जैसे जीवित रहते हैं तो जीवित को भी अलग अलग, ठीक है, पहले निर्जीव सजीव करते हैं, फिर सजीव के अंदर भी उसको अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। प्राणी तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, पक्षी, ऐसे अलग अलग किए जाते हैं। तो उसी प्रकार इसका भी तुम्हारा वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, सूचना को संग्रहित करना, फिर वो सूचना जो रहता है उसको अच्छे से संभाल के रखना पड़ता है। फिर सूचना का व्यवस्थापन करना, मतलब उसको जो मतलब हमेशा कुछ कुछ नया नया चीज़ आता है तो उस सबको बराबर से डालना, उसको बराबर से लाइन वाइज लगाना। क्रियाओं के विभिन्न विभिन्न साधन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि उसमें एक एग्जांपल दिया, टेलीफोन। टेलीफोन का उपयोग किस लिए रहता है, संभाषण, हम लोग जो बातचीत करते हैं उसके लेन देन के लिए, ठीक है, आवाज़ का लेन देन के लिए। फिर तुम्हारे यहाँ पे तालिका पूर्ण कीजिए, कैंसिल हुआ है। आगे क्या दिया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रमुख साधन संगणक की पहली निर्मित के बाद 5 पीढ़ी मानी जा रही है। ठीक है, क्या बताया, 5 जनरेशन, 5 पीढ़ी कंप्यूटर का निकाला गया। ठीक है, सबसे पहला जो था वो 1946 में निकाला गया था। ठीक है, 1946 से 1959 के ये समयावधि में बीच में बनी गई थी। ठीक है, इस काल में ENIAC नामक संगणक का तैयार हुआ था। उनमें वॉल्वेज का उपयोग किया जा गया था। वॉल्वेज आकार में बड़े थे, इनमें विद्युत की खपत भी अधिक होती थी, इसके कारण ऊष्मा निर्मित होती थी और कई बार संगणक बंद हो जाते थे। वर्तमान संगणक 5वीं पीढ़ी के क्या बताया इसके अंदर, सबसे पहला जो था तुम्हारा ENIAC नामक संगणक होता था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता था वो, और इलेक्ट्रिसिटी की खपत भी बहुत होती थी। उसके कारण क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी, अभी जैसे तुम्हारा फैन जलता है, बल्ब जलता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इसी प्रकार इसके अंदर विद्युत की बहुत मतलब विद्युत बहुत लेता था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत लेता था, उसके कारण इसके अंदर ऊष्मा भी बहुत निर्मित होती थी। ऊष्मा इतना निर्मित होने के कारण उसके अंदर के जो ट्यूब्स रहते थे, ठीक है, वो तुम्हारे कभी कभी जल जाते थे और कभी कभी पूरे कार्बन मतलब काला काला हो जाता था। उसके कारण वो कभी कभी कंप्यूटर जो था वो संगणक बंद हो जाता था। ठीक है, लेकिन आजकल के हम लोग जो यूज़ करते कितना छोटे में रहता है। पहले के टाइम में अगर देखोगे तो समझ लो तो जैसे कि 100 नहीं से कम, जैसे कि अपना एक रूम रहता है उतना बड़ा एक संगणक हुआ करता था। ठीक है, या उससे भी थोड़ा बड़ा एक संगणक हुआ करता था। और आज एक अगर संगणक देखोगे तो एक छोटे से मतलब लैपटॉप या पीसी अगर देखोगे तो कितने छोटे जगह में आ जाता है। तो अभी का जो संगणक है वो 5वीं पीढ़ी का संगणक है। फिर आगे क्या दिया है, संगणक के बढ़ते हुए वेग के कारण
ही वर्तमान तकनीकी युग की सभी क्षेत्रों में संगणक का प्रवेश संभव हुआ है। क्या होता है इसके अंदर, संगणक के बढ़ते हुए मतलब उसके जो क्या बोलते हैं वेग के कारण, ठीक है, संगणक जैसे 5 पीढ़ी में कितना फास्ट और छोटा छोटा भी होता गया और बहुत सारे नई नई जानकारी और नए नए चीज़ भी देता गया, तो उससे ही हम लोग संगणक का क्षेत्र तकनीकी युद्ध मतलब तकनीकी क्षेत्र में उसका प्रवेश हुआ, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर उसका प्रवेश हुआ, तो उसको इसलिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐसा नाम दिया जाता है। तभी उसमें से हम लोग को संगणक के कार्य क्या क्या है, उसके अंदर के चीज़ जो है अलग अलग वो बताया गया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दिया इनपुट यूनिट। अभी इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट हम लोग ने कंप्यूटर में पढ़ा रहेगा, ठीक है, संगणक के अंदर पढ़ा रहेगा, लेकिन कभी कभी बच्चे लोग क्या गलती कर देते हैं, इनपुट यूनिट मतलब जो अंदर को लगाने वाला रहता है वो इनपुट यूनिट रहता है, और जो बाहर मतलब लगाने वाला रहता है वो आउटपुट यूनिट रहता है, लेकिन ये गलत है। इनपुट यूनिट मतलब क्या, कंप्यूटर को जो जानकारी हम लोग देते हैं वो इनपुट यूनिट है, जो चीज़ से हम लोग कंप्यूटर को जानकारी देते हैं वो इनपुट यूनिट होता है, और जिससे कंप्यूटर हमको जानकारी देता है मतलब हमको जिससे जानकारी मिलता है वो तो हमारा आउटपुट यूनिट रहता है, ठीक है। वही दिया यहाँ पे, संगणक को सभी प्रकार की सूचना इस यूनिट द्वारा दी जाती है, ठीक है। संगणक को मतलब जैसे कि हम लोग माइक, तो माइक से बोलते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, तो ये सब मतलब जिससे हम लोग उसको जानकारी देते हैं वो तुम्हारा इनपुट यूनिट हो जाता है, ठीक है। सामान्यतः इसके लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो कीबोर्ड से लिखते हैं, तो वो तुम्हारा इनपुट यूनिट हो गया। फिर तुम्हारा आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट के अंदर क्या दिया, तैयार हुए उत्तर बाद में आउटपुट यूनिट को जाता है। सामान्यतः आउटपुट यूनिट इसके लिए श्रिंक प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आउटपुट जो रहता है जैसे प्रिंट स्कैन रहता है, स्कैनर रहता है, स्कैनर नहीं प्रिंटर रहता है, ठीक है, ये, और तुम्हारा जो स्क्रीन रहता है, ठीक है, मतलब मॉनिटर जो रहता है, उससे हम लोग जो मतलब कंप्यूटर जो जानकारी प्राप्त करके जो उत्तर निकालती है वो हमें दिखाता है, उसको आउटपुट यूनिट करता है। अभी ये दोनों के बीच में क्या होता है, एक प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो बीच में दिया यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट, वो प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, हम जो इनपुट यूनिट देते हैं उस कंप्यूटर को मतलब संगणक को जो देते हैं हम लोग इनपुट यूनिट, तो उसको बराबर से वो समझ के और बाद में उत्तर में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ लगता है उसको प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है। उसको प्रोसेस मतलब प्रोसेस करता है वो, उसके पीछे के क्रिया करता है, उसको प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या है तुम्हारा, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट, ठीक है। एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये 3 चीज़ यूज़ होता है मेमोरी यूनिट रखने के लिए, ठीक है, मतलब हम जो इनपुट देते हैं उसको रख के वापस मतलब यूज़ करके उसको अच्छे से करके वापस मेमोरी में डालने के लिए। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है मतलब कहाँ से कौन सा चीज़ आ रहा है और कहाँ तक जाना है, फिर कहाँ से हम लोग को पहुँचाना है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है वो बराबर जो मतलब हम जो चीज़ जो देते हैं उसको इनपुट देते हैं उसको क्या मतलब कैसे समझा जाए, वो समझ के उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, एएलयू के ऊपर। तो यहाँ पे 3 यूनिट दिया, उसको याद रखना, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, ठीक है। ये कैंसिल नहीं किया तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर आगे दिया है संगणक के महत्वपूर्ण घटक। सबसे पहला मेमोरी, जैसे यहाँ पे दिया है वही यहाँ पे दिया है मेमोरी। इनपुट यूनिट के आने वाली सूचना और तैयार हुए उत्तर को संग्रहित करने के स्थान को मेमोरी कहते हैं, ठीक है। जैसे भी मैंने बताया इनपुट आते हैं वो भी मेमोरी में रहता है और हम लोग को जो आउटपुट देता है वो भी उत्तर जो तैयार करता है वो भी मेमोरी में रहता है, ठीक है। तो वो जहाँ पे रखा जाता है उसको मेमोरी ऐसा कहते हैं। संगणक में 2 प्रकार के मेमोरी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के मेमोरी रहते हैं। संगणक की स्वयं की मेमोरी मतलब इंटरनल मेमोरी, और दूसरा रहता है एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। तो अभी बाहरी आपूर्ति की गई मेमोरी, ठीक है, जो मतलब कम जैसे हमारे मोबाइल में, ठीक है, इंटरनल मेमोरी रहता है और एक्सटर्नल मेमोरी रहता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। जो संगणक की खुद की स्वयं की मेमोरी रहती है उसको इंटरनल मेमोरी कहा जाता है, और जो बाहर आपूर्ति की गई मेमोरी रहती है उसको एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। संगणक की इंटरनल मेमोरी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। इंटरनल मेमोरी को 2 प्रकार दिया तुम्हारा, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का क्या बताया, ये मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स द्वारा निर्मित होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट उस विद्युत आपूर्ति होने तक कार्य करता है, ठीक है। रैम जो रहता है ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से रहता है, मतलब जब तक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट काम करेगा तभी तुम्हारा ये रैम जो रहेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी वो भी काम करेगा। रोम क्या दिया, इसमें मेमोरी की सूचना हम केवल पढ़ सकते हैं, मूल सूचना हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी ऊपर जो है जब तक तुम्हें इंटरनेट मतलब क्या बोलते हैं विद्युत की मतलब रहेगा इलेक्ट्रॉनिक, जब तक इलेक्ट्रिक्स रहेगा तब तक उसके अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, जो कुछ है वो कर सकते हो। लेकिन रोम के अंदर ये मेमोरी चिप क्या रहता है, सूचना केवल इसमें से पढ़ सकते हैं, हम लोग कुछ भी उसके अंदर का परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है, एडिट विडिट नहीं कर सकते। तो ऐसे 2 मेमोरी रहता है। फिर आगे ऑपरेटिंग सिस्टम, संगणक और उस पर कार्य करने वाले व्यक्ति, इन दोनों से संवाद स्थापित होने को कार्य इनसे प्रोग्राम्स द्वारा किया जाता है, इसे ही डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना संगणक का उपयोग नहीं कर सकते। क्या बताया इसके अंदर,
जैसे कि हम लोग देखते हैं MS DOS करके ऐसा नाम दिया रहता है, कभी कभी सुना रहेगा तुम लोग ने। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है, संगणक और उस पर कार्य करने वाले व्यक्ति, इन दोनों संवाद, मतलब हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग जो इनपुट देते हैं उसको स्थापित करना, उसको बराबर से समझने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है। तो उसको ही क्या कहते हैं, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या रहता है तुम्हारा, जैसे कि इनपुट दिया और इनपुट से तुम्हें आउटपुट मिलता है, ठीक है, उत्तर मिलता है। अगर ये नहीं रहेगा परिवर्तन, तो उसके अंदर मतलब हम उसका मतलब कंप्यूटर संगणक का कुछ उपयोग ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग इनपुट तो दे देंगे लेकिन वो आउटपुट उत्तर हमें दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा सो हम क्या चीज़ उसको बता रहे हैं। प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं संगणक रहता है वो हमारी भाषा नहीं समझता, ठीक है, वो लॉजिकली भाषा समझता है। जैसे ALU हम लोगों ने ऊपर देखा, उसी प्रकार का वो बाइनरी लैंग्वेज, हम लोग का कैसे हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती रहता है लैंग्वेज, वैसे ही ये लोग का जो रहता है ये बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है, 1 और 0 का भाषा रहता है, वही सिर्फ समझते हैं लोग। आगे प्रोग्राम, संगणक को दिए जाने वाले कमांड के समूह ग्रुप को प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। प्रोग्राम क्या बताया, जो हम लोग उनको देते हैं, जैसे कि इनपुट दिया तो इनपुट में हम लोग बहुत सारे एक ही चीज़ नहीं देते, बहुत सारा चीज़ देते हैं, ठीक है। तो उनको समझने के लिए प्रोग्राम, उनको एक साथ कमांड देते हैं तो उसको ग्रुप कहते हैं या समूह कहते हैं, और उसी को प्रोग्राम ऐसा नाम बताया जाता है। फिर डाटा और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या दिया, कच्चे स्वरूप की जानकारी इन्फॉर्मेशन डाटा कहते हैं, ठीक है। कच्चे मतलब पूरी जानकारी नहीं देंगे, उसको डाटा या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे हम लोग कुछ कुछ चीज़ जो सेव करके रखते हैं, जैसे कि छोटा फोटो बिटो, तो पूरी जानकारी नहीं देता वो किसके लिए क्या है, लेकिन वो हमारा डाटा हो जाता है। लेकिन अगर पूरा जानकारी देंगे, जैसे कि 2+2, तो इसमें क्या करना है, हम लोग को एडिशन ही करना है, तो तुम्हारा वो प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो ऐसा प्रोग्राम और डाटा रहता है वो अलग रहता है। प्रोग्राम के अंदर पूरी कमांड, ठीक है, पूरा पूरा जानकारी देते हैं, वो तुम्हारा प्रोग्राम हो गया, और जो आधा जानकारी देते हैं कच्चे स्वरूप में, वो तुम्हारा डाटा हो गया। फिर आगे दिया है संगणक के प्रमुख 2 घटक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। संगणक के मेन जो 2 घटक रहते हैं जिसके ऊपर कंप्यूटर चलता है, एक रहता है हार्डवेयर जो हम लोग देख सकते हैं, और एक रहता है सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। हार्डवेयर में क्या होता है, संगणक के इस्तेमाल में किए गए भागों को इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रहे या मैकेनिकल पार्ट रहे, उसको हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है, जो संगणक के इस्तेमाल के लिए रहते हैं। और फिर सॉफ्टवेयर में क्या दिया है, सॉफ्टवेयर का अर्थ संगणक का कमांड्स के लिए दी जाने वाली जानकारी इनपुट तथा संगणक से विचलित होकर प्राप्त होने वाली जानकारी आउटपुट कहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर जैसे कि तुम्हारा एप्लीकेशन, मोबाइल में जैसे एप्लीकेशन रहता है, उसे कंप्यूटर्स में संगणक में तुम्हारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन को तुम छू नहीं सकते, उसी सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, लेकिन मोबाइल में हार्डवेयर, जैसे कि तुम्हारा कैमरा हो गया, फिर बैक कवर हो गया, बैटरी हो गया, ये सब तुम्हारा हार्डवेयर हो गया। तो इसी प्रकार तुम्हारा ये जो रहता है इसके अंदर भी, संगणक के अंदर भी हार्डवेयर रहता है, ठीक है। और जिसको तुम छू नहीं सकते, मतलब जो सॉफ्टवेयर रहता है जिसके अंदर तुम लोग इनपुट जानकारी देते हैं और जिससे उत्तर प्राप्त करते हैं, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही काम होता है, ठीक है। तो ऐसे 2 मेन घटक दिए जाते हैं संगणक के, एक हार्डवेयर और एक दूसरा सॉफ्टवेयर। फिर आगे क्या दिया है, संगणक के विविध हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सूची बनाकर कक्षा में उनके कार्य के बारे में चर्चा करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा रहेगा ये क्या चीज़ है, तो ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो तुम्हारा वर्डपैड का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पे दिया है संगणक के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सहायता से लेख की समीकरण तैयार कीजिए, ठीक है। मालूम है तुम लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तुम लोग कुछ भी लिस्ट बिस्ट या कुछ भी जो रहेगा वो तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहला डेस्कटॉप का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दिया है इसके अंदर, ठीक है। यह आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। ये संगणक के अंदर तुम लोग को हो गया रहेगा, 5वीं 6वीं में ये सिखाया रहेगा, ठीक है। फाइल टैब में न्यू ऑप्शन चुनकर ब्लैंक डॉक्यूमेंट का विकल्प चुनिए, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे कि कोई कोई प्रोजेक्ट करता है तो उसके अंदर अलग अलग मतलब डिज़ाइन का तुम्हारा डॉक्यूमेंट रहता है। लेकिन तुम्हें कुछ अगर लिखना है, कुछ सूची बनाना है, तो तुम्हें ब्लैंक डॉक्यूमेंट लोगे, ब्लैंक तो सादा मतलब कोरा दोगे तो वो अच्छा रहेगा। फिर तीसरा क्या करने को बोला है, स्क्रीन पर दिखने वाले कोरे पन्ने पेज पर कीबोर्ड की सहायता से विषय वस्तु टाइप कीजिए। टाइप की गई विषय वस्तु की भाषा, आकार, अक्षर सुस्पष्ट करना इत्यादि होम टैब के दिए गए विकल्पों के उपयोग करके विषययुक्त आकर्षक बनाइए, ठीक है। अभी लिखने के लिए कीबोर्ड से हम तुम लोग इसे लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अभी उसको आकर्षक बनाने के लिए यहाँ पे देखो होम टैब में दिया है, ठीक है, ऊपर जो यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है, यहाँ पे होम टैब में, ठीक है। तो होम टैब में तुम लोग इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, एड टैब, ये सब पड़ा रहेगा। तो होम के अंदर तुम्हारा क्या रहता है, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जो रहता है वो बीच में लिखना है, बाहर लिखना है, ठीक है, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, टाइम्स रोमन्स में, किस में, उसका साइज़ कितना रहेगा, ठीक है। तो वो सब इसके अंदर दिया जाता है होम टैब में, ठीक है।
आगे क्या दिया है देखो, यहाँ पे होम टैब में यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे सिंबल बिम्बॉल भी यूज़ कर सकते हैं। पांचवा क्या दिया है, विषय वस्तु में इक्वेशन टाइप करने के लिए इंसर्ट टैब इक्वेशन विकल्प चुनिए। ठीक है, अभी तुम लोग को इक्वेशन मतलब अगर किसी मतलब क्या बोलते हैं इक्वेशन टाइप मतलब क्या, तुम्हारा इजिकल टू प्लस माइनस ये सब अगर डालना रहेगा तो तुम्हें इंसर्ट टैब से डाल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर इमेज डालना हो, शेप डालना हो, कुछ भी डालना हो तो तुम्हें इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो गोल करके दिखा है, वहाँ से इक्वेशन डाल सकते हो। ठीक है, सिंबल इक्वेशन और तुम्हारा प्लस मतलब चार्ट डाल सकते हो, शेप डाल सकते हो। ठीक है, पिक्चर ये सब तुम्हारा हो चुका है संगणक में, लेकिन वापस यहाँ पे दिया गया है। फिर आगे क्या दिया है यहाँ पे, अभी ये किया है तो ऊपर दिया है। ठीक है, नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, ये दूसरा तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अंदर क्या दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सहायता से प्राप्त संख्यात्मक जानकारी का आलेख खींचना। ठीक है, अभी संख्यात्मक कभी भी ये किस लिए यूज़ करते, तुम्हारा रिजल्ट बनाना रहे तो मार्कशीट बनाना रहे। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या का काम रहेगा तो वो इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। और अगर तुम्हारा कुछ भी अगर वर्ड का काम रहेगा, ठीक है, मतलब जैसे वर्ड का मतलब टेक्स्ट का काम रहेगा, कुछ भी चीज़ लिखने का रहेगा तो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तुम्हारा कुछ भी मतलब शब्द लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तुम्हारा जो संख्यात्मक कुछ भी चीज़ रहेगा तो ये एक्सेल के लिए प्लस माइनस कुछ भी रहे तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग करता है। अब ये कैसे आने लाने का, डेस्कटॉप के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आइकॉन पर क्लिक कीजिए तो तुम्हारा ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद सेम फाइल टैब पे न्यू ऑप्शन चुनकर ब्लैक डॉक्यूमेंट करोगे तो ये सेम आ जाएगा। इसके अंदर भी सेम अलग अलग मतलब बिजनेस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अलग टाइप का डॉक्यूमेंट रहता है, लेकिन तुम्हें मतलब सादा करना है तो इसलिए ब्लैक डॉक्यूमेंट चुनना चाहिए। फिर तीसरा, स्क्रीन पर दिखने वाली शीट में जिस जानकारी के आधार पर आलेख खींचे उस जानकारी को टाइप कीजिए। ठीक है, सबसे ऊपर जो यहाँ पे तुम्हें किस बात का करना है तो यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है, पहला, और उसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। फिर जानकारी टाइप करने के बाद सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट टैब में आवश्यक ग्राफ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब जो तुमको जानकारी करना है वो पूरे को सिलेक्ट करने का। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे लिखा तुमने 2+2=4, फिर नीचे 3+3=9, 4+4=16, 5+5=20, ऐसा कर लिया। उसको सबको पूरे को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पे यहाँ पे ग्राफ रहता है, देखो यहाँ पे पिक्चर, फिर क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट तुम्हारा, फिर यहाँ पे कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया और स्कैटर और अदर चार्ट, ये सब जो तुम्हारा चार्ट का ही ग्रुप है। ठीक है, ग्राफ का ही ग्रुप है, कॉलम ग्राफ। ठीक है, तुम लोग देखा रहेगा कॉलम ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो मैथ्स में हो गया रहेगा बार ग्राफ, तुम्हारा जो मतलब का आलेख के अंदर रहता है वो इस्तेमाल करना, तो इसका जो बनाना है तुम लोग वो बना सकते हो। ठीक है, फिर पांचवा दिया है, आलेख के आधार पर जानकारी का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अभी मतलब तुम लोग इसमें से चार्ट बना सकते हो और इसका विश्लेषण जो रहेगा तुम लोग वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सहायता से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा दो यहाँ पे जानकारी बताया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से तुम कुछ भी चीज़ लिख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कुछ भी संख्यात्मक चीज़ का जानकारी लिख सकते हो। अब यहाँ पे दिया है डाटा एंट्री करते समय कौन सी सावधानी बरते। ठीक है, डाटा एंट्री करते समय भी तुम्हें मेनली जो रहता है तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही यूज़ होता है। इसके अंदर क्या दिया है, संभवतः डाटा एंटर करते समय यह यथासंभव टेबल स्वरूप में रखना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के डाटा के लिए भिन्न भिन्न सेल्स का उपयोग करना चाहिए। अब इसके अंदर क्या बताया, संभव डाटा एंटर करते समय टेबल स्वरूप में रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो है इसको अच्छे से टेबल में रखना चाहिए। जैसे कि अभी समझा में परसेंटेज लिखा तो ए में अगर परसेंटेज लिखा तो उसमें तुम्हें PERCEN ही दिखेगा, TAGE नहीं दिखेगा। तो तुम्हें देखो सी में बड़ा करके दिया है तो ऐसा सी बड़ा करके अच्छे से टेबल में बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है CABC तो ये सब सेल्स हो गया। ठीक है, और तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 है वो तुम्हारा रो हो गया। ठीक है, सेल्स या कॉलम भी कह सकते हो। तो वही बोला यहाँ पे, अच्छे से सेल्स को सिलेक्ट करके उसका उपयोग करके मतलब हर एक चीज़ के लिए, जैसे परसेंटेज के लिए अलग, जैसे भी तुम लोग अगर ये बनाए मार्कशीट बना रहे हो या रिजल्ट बना रहे हो तो तुम्हें पहला हिंदी, तो हिंदी के लिए अलग सेल यूज़ करना चाहिए, मराठी के अलग, फिर टोटल के लिए अलग, फिर परसेंटेज के लिए अलग, ऐसा अलग अलग सेल्स उपयोग करना चाहिए। जैसे ABCD दिया है वो तुम्हारा सेल हो गया। फिर आगे क्या दिया है, भरते समय डाटा सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और एक ही प्रवाह में होना चाहिए। अनावश्यक स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करोगे जैसे कि तुम्हारा हो गया अंडरस्कोर एंड जो स्टार रहता है वो, मतलब ऊपर जो सब रहते हैं। ठीक है, F1 F2 के अंदर जो रहता है तुम्हारा 1 2 3 4 के अंदर ऊपर देखो रहता है वो तुम्हारा सब स्पेशल कैरेक्टर उसको कहते हैं। ठीक है, तो उसका उपयोग अगर करोगे तो इसके अंदर खराबी हो सकता है। वो कभी भी इस्तेमाल कब करोगे,
स्पेशल कैरेक्टर का जब तुम्हें कुछ भी सम करना हो, जैसे कि 2+2 किया तो इक्वल टू वहाँ पे डाल दोगे और उसको सिलेक्ट कर लोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर तभी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन डाटा एंट्री के अंदर ज़्यादा वो इस्तेमाल नहीं होता, उसका अपने आप डायरेक्ट यूज़ करता है। और क्रमबद्ध मतलब हिसाब से, क्रम के हिसाब से ही करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले 70 डाल दिया फिर 60 डाल दिया फिर 50 डाल दिया, ठीक है। जो रहेगा वो मतलब जैसे डेट डाला तो डेट पहले 7 तारीख फिर 8 तारीख फिर 10 तारीख फिर 9 तारीख, ऐसा नहीं डालने का, बराबर क्रम के पद से सुविधा से डालने का, सुविधा अच्छे से। फिर दूसरा क्या दिया है, हम अधिकतर डाटा ड्रैग एंड फिल करते हैं, उस समय डाटा ड्रैग करने के बाद आने वाले स्मार्ट टैग का उपयोग करके वांछित डाटा फिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या बताया, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ जो रहता है, डाटा ड्रैग एंड फिल। ड्रैग एंड फिल मतलब उसको पकड़ के लेके आना और इधर छोड़ देना, ठीक है। तो उसको पकड़ के मतलब किसी चीज़ को मतलब दूसरे में से लेके आते हैं, तो उसको पकड़ के अगर इधर जैसे कि अभी इसको ऐसा पकड़ा, ठीक है, ऐसा पकड़ा और इसको पकड़ के हम ऐसा ला सकते हैं, ठीक है, अलग कर सकते हैं, इसको पकड़ के ऐसा यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन अभी इसके अंदर नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर कर सकते। तो वो करने के बाद तुम्हारा एक टैग ओपन हो जाता है, ठीक है, छोटा सा एक मतलब बाजू में बोल्ट इटैलिक क्या करना है वो खुल जाता है, ठीक है। तो वो खुलने के बाद तुम वापस डाटा वहाँ पे अच्छे से फिल कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर अगर तुम्हें कैपिटल का स्मॉल कैपिटल कुछ करना है तो वहाँ पे एडिट कर सकते हो। फिर तीसरा दिया, डाटा एंटर करने के बाद उसे भिन्न भिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फॉर्मूले का उपयोग करके कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। डाटा एंटर करते समय क्या बताया, फॉर्मेटिंग मतलब उसको अच्छे से राइट मतलब एडिटिंग भी कर सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा इफ़ नॉट, ये सब जो रहता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो सब करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, इक्वल टू का साइन लेना पड़ता है। देखो आगे दिया फोर्थ के अंदर, फॉर्मूले का उपयोग करते समय इक्वल टू चिन्ह पहले देना आवश्यक है, उसी प्रकार कोई फार्मूला टाइप करते समय स्पेस न दे, ठीक है। कोई भी फार्मूला टाइप करते समय जैसे कि तुम्हारा जैसे कि अभी 2+2 या कुछ भी दे रहे हो तो उसके बीच में स्पेस नहीं देना चाहिए, जब लाइन वाइज लिखना चाहिए। और कुछ भी अगर फार्मूला लिख रहे हो तो उसके पहले सबसे पहले इक्वल टू चिन्ह देना पड़ता है। अगर इक्वल टू नहीं दोगे और फार्मूला लिख दोगे, ठीक है, तो जैसे कि अभी समझो यहाँ पे समझो ए में 2 लिखा और बी में 2 लिखा, सी में ए, अगर तुम्हें ये दोनों को प्लस करना है तो क्या लिखोगे, इक्वल टू A1 प्लस B1, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो ए है सेल है और बी सेल है और उसका जो रो है तुम्हारा 1 1 है, तो इसलिए क्या लिखोगे, इक्वल टू A1 प्लस B1, तो तुम्हारा ये जो दोनों रहेगा वो तुम्हारा प्लस हो जाएगा, तो उसके लिए पहले इक्वल टू देना आवश्यक है, ठीक है। तो ये छोटे बे चीज़ में बता रहा हूँ, इतने तो तुम लोग डायरेक्ट 2+2 4 कर लोगे, लेकिन अगर बड़ा चीज़ रहता है तो क्या करोगे, तुम्हें डायरेक्ट ये दोनों को इक्वल टू डालना है और ए प्लस ए और बी को दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लोगे, तो इक्वल टू यहाँ पे मतलब इक्वल टू डाल दोगे तो ये दोनों यहाँ पे अपने आप उसका उत्तर आ जाएगा। और फिर बाद में सी का सेल जब पूरा ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट कर लोगे तो तुम्हारा पूरे का मतलब जितना नीचे तक चाहिए रहेगा वो सबका उत्तर तुम्हें प्लस का आ जाएगा, ठीक है। वो तुम लोग को इसके अंदर संगणक के अंदर होता रहेगा, पहले हुआ भी रहेगा। अभी यहाँ पे तीसरा आया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। हम लोगों ने पहले से देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और यहाँ पे तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। अभी पावर पॉइंट में तुम लोग को पता रहेगा यहाँ पे क्या करते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो मतलब क्या बोलते हैं बिजनेस मैन भी रहते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट मतलब पावर पॉइंट भी यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए अगर छोटा सादा बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको कैसे ओपन करना है क्या करना है इसके अंदर बताया, डेस्कटॉप के माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आइकॉन पर क्लिक कीजिए तो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। फिर जिस घटक पर आधारित प्रेजेंटेशन बनाना है उस घटक के संबंधित विषय वस्तु चित्र या दोनों अपने पास होने आवश्यक है, ठीक है। इसके अंदर भी पहला ब्लैंक सिलेक्ट करना है, इसके अंदर भी अलग अलग रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी ब्लैंक सिलेक्ट करके, ये नहीं दिया यहाँ पे तो ब्लैंक सिलेक्ट करके तुम्हें ब्लैंक लेना है। फिर आगे क्या दिया है, जिसके ऊपर बनाना है, जिसके आधार पे बनाना है उसका सब चीज़ तुम्हारे पास रहना जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर तुम डायरेक्ट वहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके भी डाल सकते हो, ठीक है, या तुम्हारा क्या बोलते हैं सिलेक्ट करके भी ओपन करके इंसर्ट करके डाल सकते हो। फिर आगे थर्ड में क्या दिया है, फाइल टैब में न्यू ऑप्शन चुनकर ब्लैंक स्लाइड चुनिए, ठीक है। फाइल टैब में वहाँ पे देखो नीचे आगे दिया है, ये तीसरे नंबर पे दिया है, न्यू ऑप्शन चुनकर ब्लैंक स्लाइड ऐसा चुनना है। प्रेजेंटेशन के अनुसार आवश्यक स्लाइड का चयन करें, ठीक है। अलग अलग मतलब तुम लोग चयन कर सकते हो, तो यहाँ पे बोला है स्लाइड, ठीक है। वो प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड पावर पॉइंट जो रहता है वो स्लाइड रहता है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड दिया, जैसे उस समय ब्लैंक पेज था उसे ये समय ब्लैंक स्लाइड दिया गया। फिर चौथा क्या दिया है,
चयन की गई स्लाइड पर आप आवश्यक जानकारी टाइप कीजिए और चित्र इंसर्ट कीजिए। ठीक है, जैसे अभी समझो अगर शेयर का पिक्चर डालना है तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो ऊपर दिया है क्लिक टू ऐड टाइटल। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग भी ले सकते हो। यहाँ पे ऐड टाइटल एंड ऐड सब टाइटल, मतलब दोनों के अंदर तुम्हें लिखने को दिया है। अगर तुम लोग अलग अलग ब्लैंक का यूज़ करोगे तो किस किस के अंदर क्या रहता है, ऐड इमेज, ऐड टाइटल, ऐड सब टाइटल, फिर किस किस के अंदर रहता है 2-3 इमेज, फिर 2-3 सब टाइटल। ठीक है, तो ऐसा ऐसा रहता है। तो उसके अंदर क्या करोगे तुम लोग, जब वहाँ पे इमेज रहेगा तो वहाँ से तुम इमेज डाल सकते हो शेयर का, ऊपर टाइगर लिख दोगे, नीचे शेयर का ये लिख दोगे और नीचे उसका पूरे जानकारी लिख दोगे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग स्लाइड बना सकते हो। फिर एनिमेशन टैब की सहायता से स्लाइड का एनिमेशन दीजिए। ठीक है, जैसे कि अभी कैसे दूसरा दूसरा जो तुम लोग ने सॉफ्टवेयर देखा रहा है, जैसे काइन मास्टर या अलग कुछ भी देखा रहेगा, तो क्या होता है कुछ गोल गोल घूम के जाता है, कोई टेढ़ा होके जाता है, कोई आधा कट के जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो रहता है ये सब आने जाने का जो चीज़ रहता है उसको एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, स्लाइड करते समय जैसे तुम लोग उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा दूसरा जो स्लाइड रहेगा वो किस प्रकार आना है उसको एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, या उसको स्लाइड शो भी कहते हैं। एनिमेशन मतलब स्लाइड शो से कैसे एनिमेशन आएगा। फिर आगे देखो एडोब रीडर करके दिया है यहाँ पे, एडोब रीडर, उसके अंदर क्या दिया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर यह एक प्रकार की सर्च इंजन है। इसके द्वारा इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के जानकारी के जाल से आवश्यक जानकारी खोजने में मदद होती है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और तुम्हारा पीडीएफ एडोब रीडर। ठीक है, जैसे कि अभी तुम्हारा पीडीएफ रहता है वीपीएस करके, ऐसा तुम लोग को मोबाइल में रहेगा। ठीक है, पीडीएफ रीड करने के लिए उसी कंप्यूटर में एडोब रीडर करके रहता है, जिसके अंदर तुम लोग पीडीएफ को देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। और तुम्हारा जैसे गूगल क्रोम भी रहता है जिसे तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, उसे तुम्हारे इसके अंदर क्या बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले से मौजूद होता है, जिसके अंदर मतलब सर्च इंजन कुछ भी चीज़ सर्च करोगे तो तुम्हें तुरंत बता देगा। जैसे पीडीएफ का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मतलब पोर्टेबल, किधर भी वो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में तुम्हें कुछ भी चीज़ दिख सकता है। ठीक है, प्रिंटेबल, पोर्टेबल मतलब कहाँ से भी निकाल सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो उसका फाइल, उसका तुम लोग डायरेक्ट फाइल देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और कुछ एडिट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए पोर्टेबल नाम दिया गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर आगे कह दिया टिप्पणी, इस प्रकरण के अध्ययन की गई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग विज्ञान और प्रौद्योगिक विषय का अध्ययन करते समय प्रत्यक्ष रूप से में कर इसके लिए अपने शिक्षक माता पिता और मित्रों की सहायता अवश्य लीजिए। क्या आता है इसके अंदर मतलब इसके कारण प्रौद्योगिक मतलब जो टेक्नोलॉजी है और विज्ञान का विषय में अध्ययन करना, मतलब दोनों जो रहता है वो एक दूसरे से जुड़े हैं। विज्ञान ले लो या कंप्यूटर संगणक ले लो, ठीक है, प्रौद्योगिकी ले लो, वो एक दूसरे से जुड़े, दोनों एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ते जाते हैं। तो वही बोला यहाँ पे, शिक्षक या माता पिता के सहायता से इसको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसके आगे मतलब वही क्वेश्चन जो पूछा उसका आगे दिया है यहाँ पे, निर्देशन, अनुमान लगाना और वैज्ञानिक जानकारी। पहला क्या था निर्देशन के अंदर, विज्ञान के कुछ प्रयोग और संकल्पनाओं का सिमुलेशन और एनिमेशन का उपयोग करके प्रभावरूपी रूप आसमानी के रूप निरूपण किया जा सकता है। उदाहरण तंत्रिका तंत्र के कार्य। ठीक है, निर्देशन मतलब क्या आता है, विज्ञान के कुछ प्रयोग जो रहता है वो हम लोग इसके एनिमेशन की सहायता से हम लोग उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा जो पहला लेक्चर लिया था माइटोसिस मियोसिस, उसके अंदर दिखाया था। ठीक है, तो वो सब जो एक अलग अलग प्रकार के होते हैं वो एनिमेशन के हिसाब से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अनुमान लगाना क्या होता है, यहाँ पे सूचनाओं का संकलन करना, उन पर प्रक्रिया करके अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण मौसम विज्ञान। ठीक है, अभी जैसे कि तुम्हारे क्या बताया यहाँ पे, साइंस और तुम्हारा जो क्या बोलते कंप्यूटर क्षेत्र है, ठीक है, वो संगणक क्षेत्र है, वो दोनों को ज्वाइन करके बताया गया है। सो कैसे एक दूसरे से सहायता से दोनों हम लोग को समझ सकता है। उसमें यही दूसरे के अंदर क्या बताया, सूचना का संकलन करना मतलब सूचना प्राप्त करना। तो सूचना प्राप्त करना ये क्या हो गया, विज्ञान हो गया। ठीक है, और प्राप्त कहाँ से करोगे, तो संगणक के माध्यम से करोगे। तो वही यहाँ पे दिया, सूचना का संकल्प प्राप्त करना, जैसे कि मौसम विज्ञान। ठीक है, मतलब जैसे कहाँ पे बिजली कड़क गिरने वाली है, कहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये सर्च कहाँ से करोगे तुम लोग, तुम्हारे मोबाइल पे भी आता रहेगा, तो ये संगणक की सहायता से हो सकता है। उसी प्रकार तीसरा दिया है वैज्ञानिक जानकारी। वैज्ञानिक जानकारी कैसे करना, संग्रहित करना मतलब इंटरनेट, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, ब्लॉग्स, विकिपीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि।
ठीक है। अब ये सब जो है ये सब भी तुम्हारा वैज्ञानिक काम के लिए इस्तेमाल होता है, जो कंप्यूटर का काम है, जैसे कि इंटरनेट। ठीक है, अभी कुछ चीज़ जानकारी निकालना है तो इंटरनेट की सहायता से तुम लोग आराम से जानकारी निकाल सकते हो। फिर ईमेल, अभी कुछ चीज़ तुम्हें भेजना है, जैसे कि अगर बड़े बड़े जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र रहते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज रहते हैं, तो उसको कुछ चीज़ भेजना है। या समझो अगर कॉलेज आर्मी जैसे स्कूल आर्मी कुछ चीज़ भेजना रहेगा तो मैसेज तो अभी छोटे मोटे में रहता है, अगर बड़ा चीज़ भेजना है तो ईमेल करना पड़ता है। फिर न्यूज़ ग्रुप, ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर न्यूज़ पता चले तो तुरंत न्यूज़ ग्रुप में आ जाता है। ब्लॉग्स के अंदर भी तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि न्यूज़ का भी कुछ चीज़ लिख सकते हो, मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो रहेगा ब्लॉग्स में डाल सकते हो। ठीक है, फिर चैट रूम तुम्हारा, जैसे कि व्हाट्सएप सब दूसरे जिसके अंदर चैट करते हो, तुम्हारा व्हाट्सएप रूम हो गया। फिर विकीपीडिया, पता ही है तुम लोग कुछ के बारे में अगर जानकारी करना है तो विकीपीडिया सर्च करोगे तो उसका पूरा जानकारी कब से कब तक क्या बना था, क्या हुआ था, पूरा आ जाएगा। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पता है तुम लोग को, वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, जैसे बात करते हो उसे वीडियो एक साथ बहुत जन के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोग आज अपना लेसन क्लास करते हैं, फिर आगे का जो रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।